नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका स्टूडियो राकेश सर। आज हम बहुत ही इम्पोर्टेंट बुक्स लुसेंट सामान्य ज्ञान जो यूपीपीसीएस एसएससी और सभी कंपटीशन एग्जाम के लिए बहुत इम्पोर्टेंट है। आज हम उसको जो है स्टार्ट करते हैं। ये पहला चैप्टर है, पहला अध्याय है इतिहास। तो हम इतिहास से स्टार्ट करेंगे। इतिहास में हमारा है पहला भारत का इतिहास। तो भारत का इतिहास है, उत्तर में हिमालय से लेकर दक्षिण में समुद्र तक फैला ये उपमहाद्वीप भारतवर्ष के नाम से ज्ञात है, जिसे महाकाव्य तथा महापुराणों में भारत वर्ष अर्थात भारत का देश तथा यहाँ के निवासियों को भारतीय अर्थात भारत की संतान कहा गया है। यूनानियों ने भारत को इंडिया तथा मध्यकालीन मुस्लिम इतिहासकारों ने हिंद अथवा हिंदुस्तान के नाम से संबोधित किया है। भारतीय इतिहास को अध्ययन की सुविधा के लिए 3 भागों में बांटा गया है। नंबर 1 प्राचीन भारत, नंबर 2 मध्यकालीन भारत एवं नंबर 3 आधुनिक भारत। यहाँ प्रत्येक खंड का संक्षिप्त उल्लेख किया गया है, ब्रीफ में उल्लेख किया गया है ताकि हम ओवरव्यू समझ सकें। सबसे पहले प्राचीन भारत क्या होता है। प्राचीन भारतीय इतिहास के स्रोत, मतलब सबसे पहले हमें ये पता होना चाहिए कि हम प्राचीन भारत पढ़ रहे हैं तो उसको जानने के स्रोत कौन कौन से हैं। तो सबसे पहले हम देखेंगे इसके 4 स्रोत हैं। नंबर 1 धर्म ग्रंथ, नंबर 2 ऐतिहासिक ग्रंथ, नंबर 3 विदेशियों का विवरण और नंबर 4 पुरातत्व संबंधी साक्ष्य। धर्म ग्रंथ एवं ऐतिहासिक ग्रंथ से मिलने वाली महत्वपूर्ण जानकारियां क्या क्या है। भारत का सर्वप्रथम सर्व प्राचीन धर्म ग्रंथ वेद है, जिसके संकलन करता महर्षि कृष्णदेवराय वेद व्यास है। सबसे प्राचीन वेद ऋग्वेद एवं सबसे बाद का वेद अथर्ववेद है। अगर सबसे प्राचीन की बात करें तो सबसे प्राचीन वेद ऋग्वेद है और सबसे बाद का जो है वो अथर्ववेद है। ऋग्वेद में मंडलों की संख्या 10 है। अब 10 मंडल है। देवता सोम का उल्लेख जो है वो ऋग्वेद के 9वें मंडल में है। ऋग्वेद में सूक्तों एवं श्लोकों की संख्या 1028 एवं 10,462 है। मतलब इसमें जो सूक्त है वो 1028 है और जबकि इसमें जो ऋचाएं हैं वो हैं 10,462। वेद के श्लोकों को ऋचाएं कहा गया। मतलब इसमें अगर 10,462 है तो वो क्या है, श्लोक है। चतुर्वर्णीय समाज की कल्पना का आदि स्रोत ऋग्वेद के 10वें मंडल में वर्णित पुरुष सूक्त है। इसमें चतुर्वर्णीय समाज की कल्पना की गई है। ऋग्वेद में इंद्र के लिए 250 तथा अग्नि के लिए 200 श्लोकों की रचना की गई है। वामन अवतार के 3 पगों का आख्यान का प्राचीनतम स्रोत भी ऋग्वेद है। गद एवं पद वाला वेद की बात करें तो यजुर्वेद है। भारतीय संगीत का जनक जो है वो सामवेद है। रोग निवारण, तंत्र मंत्र, जादू टोना, साप वशीकरण, विवाह, प्रेम, राजकर्म, मातृभूमि आदि विविध विषयों से संबंधित वेद अथर्ववेद है। सभा एवं समिति को प्रजापति की 2 पुत्री कहा गया है। मतलब जो वैदिक काल में सभा और समितियां होती थी उसको जो है प्रजापति की 2 पुत्रियां कहा गया है। अथर्ववेद में इस बात की जिक्र किया गया है। भारतीय ऐतिहासिक कथाओं का सबसे अच्छा विवरण मिलता है पुराणों में। अगर देखा जाए तो सबसे अच्छा जो विवरण पुराणों में मिलता है। पुराणों के रचयिता माने जाते हैं लोमहर्ष एवं उनके पुत्र उग्रशर्वा। पुराणों की संख्या 18 है। सबसे प्राचीन एवं प्रमाणिक पुराण की अगर बात करें तो मत्स्य पुराण है। विष्णु पुराण मौर्य वंश से, वायु पुराण गुप्त वंश से तथा मत्स्य पुराण आंध्र साप्ताहन वंश से संबंधित है। स्मृति ग्रंथों में सबसे प्राचीन और प्रामाणिक है मनुस्मृति। बुद्ध की पुनर्जन्म की कहानी वर्णित है जातक में। जैन साहित्य को आगम कहा जाता है। महावीर के जीवन कृत्यों तथा अन्य समकालिकों के साथ उनके संबंधों का विवरण मिलता है भगवती सूत्र में। जैन धर्म का प्रारंभिक इतिहास ज्ञात होता है कल्प सूत्र से। अर्थशास्त्र के लेखक चाणक्य, कौटिल्य या विष्णुगुप्त भी कहते हैं इनको। संस्कृत साहित्य में ऐतिहासिक घटनाओं को क्रमबद्ध लिखने का सर्वप्रथम प्रयास किया गया कल्हड़ द्वारा। कल्हड़ द्वारा रचित पुस्तक राजतरंगिणी है। बहुत इंपॉर्टेंट पुस्तक राजतरंगिणी। राजतरंगिणी का संबंध जो है वो कश्मीर के इतिहास से है और वो
कि सिंध विजय का वृत्तांत सुरक्षित है चिचनामा। चिचनामा उस समय जब अरबों का आक्रमण हो रहा था उसमें उसका वर्णन है, जैसे मोहम्मद बिन कासिम के समय का। अष्टाध्यायी के लेखक पाणिनि है, संस्कृत भाषा व्याकरण की प्रथम पुस्तक मानी जाती है। तो ये तो बात रही धर्म ग्रंथों से मिलने वाली ऐतिहासिक मतलब जानकारी है। अब इसके बाद विदेशी यात्रियों से मिलने वाली प्रमुख जानकारी, विदेशी यात्रियों से भी, जैसे यूनानी रोमन लेखक आए कुछ, टेसियस, ये ईरान का राजवेद था। भारत के संबंध में इसका विवरण आश्चर्यजनक कहानियों से परिपूर्ण होने के कारण अविश्वसनीय है। हेरोडोटस इतिहास का पिता कहा जाता है। इसने अपनी पुस्तक हिस्टोरिका में 5वीं शताब्दी ईसा पूर्व के भारत फारस के संबंध का वर्णन किया है। भारत और फारस के बीच में जो रिलेशन था उसमें हेरोडोटस ने जानकारी दी है, परंतु इसका विवरण भी अनुश्रुति एवं अफवाहों पर आधारित है। सिकंदर के साथ आने वाले लेखकों में निर्याकस, अनिसेक्रेटस तथा अरिस्टोबुलस है के विवरण अधिक प्रमाणिक एवं विश्वसनीय है। मैक्सिनी ये सेल्यूकस निकेटर का राजदूत था जो चंद्रगुप्त मौर्य के राजदरबार में आया था। इसने अपनी पुस्तक इंडिका में मौर्य युगीन समाज एवं संस्कृति के विषय में लिखा है। डाइमेकस ये सीरियन नरेश अंत्योकस का राजदूत था जो बिंदुसार के राजदरबार में आया था। बिंदुसार वही चंद्रगुप्त मौर्य का ये मतलब उत्तराधिकारी था। इसका विवरण भी मौर्य युग से संबंधित है। डाइमेकस ये सीरियन नरेश अंत्योकस का राजदूत था जो बिंदुसार के राजदरबार में आया था। इसका विवरण भी मौर्य युग से संबंधित है। डायनोसियस ये मिस्र नरेश टालमी फिलाडेल्फस का राजदूत था जो अशोक के राजदरबार में आया था। टॉलमी इसने दूसरी शताब्दी में भारत का भूगोल नामक पुस्तक लिखी है। प्लिनी इसने प्रथम शताब्दी में नेचुरल हिस्ट्री नामक पुस्तक लिखी है। इसमें भारतीय पशुओं, पेड़ पौधों, खनिज पदार्थों आदि के बारे में विवरण मिलता है। पेरिप्लस ऑफ द इरिथ्रेसी ये एक पुस्तक है जिसके लेखक के बारे में जानकारी नहीं है। ये लेखक करीब 80 ईस्वी में हिंद महासागर की यात्रा पर आया था। इसने उस समय भारत के बंदरगाहों तथा व्यापारिक वस्तुओं के बारे में जानकारी प्रस्तुत की है। चीनी लेखक में फाहियान इम्पोर्टेंट है काफ़ी। ये चीनी यात्री गुप्त नरेश चंद्रगुप्त द्वितीय के दरबार में आया था। इसने अपने विवरण में मध्य प्रदेश के समाज एवं संस्कृति के बारे में वर्णन किया है। इसने मध्य प्रदेश की जनता को सुखी एवं समृद्ध बताया है। संयुग्म ये 518 ईस्वी में भारत आया था। इसने अपने 3 वर्षों की यात्रा में बौद्ध धर्म की प्राप्तियां एकत्रित की हैं। अब हवंश बहुत इंपॉर्टेंट है। ये हर्षवर्धन के शासनकाल में आया था और ये यहाँ 16 वर्षों तक रहा। इसने 6 वर्षों तक नालंदा विश्वविद्यालय में शिक्षा ग्रहण की। इसका भ्रमण वृत्तांत सीयू के नाम से प्रसिद्ध है। इसकी जो पुस्तक है वो सीयू के नामक पुस्तक है, जिसमें 138 देशों का विवरण मिलता है। इसने हर्षकालीन समाज, धर्म तथा राजनीति के बारे में वर्णन किया है। इसका बाद सिंह है, ये 7वीं शताब्दी के अंत में भारत आया। इसने अपने विवरण में नालंदा विश्वविद्यालय, विक्रमशिला विश्वविद्यालय तथा अपने समय के भारत का वर्णन किया है। अरबी लेखक हैं कुछ, अलबरूनी ये महमूद गजनी के साथ भारत आया था। इसने भारतवासियों से जो सुना उसी के आधार पर अपना विवरण तहकीक हिंद या किताबुल हिंद भारत की खोज नामक पुस्तक में प्रस्तुत किया है। इसमें राजपूत कालीन समाज, धर्म, रीति रिवाज, राजनीति आदि पर सुंदर प्रकाश डाला गया है। अन्य लेखक तारानाथ ये एक तिब्बती लेखक था। इसने कंग्यूर तथा तंगूर नामक ग्रंथ की रचना की है। इनसे भारतीय इतिहास के बारे में जानकारी मिलती है। मार्को पोलो ये 13वीं शताब्दी के अंत में पांड्य देश की यात्रा पर आया था। इसका विवरण पांड्य इतिहास के अध्ययन के लिए उपयोगी है। पुरातत्व संबंधी साक्ष्य से मिलने वाली जानकारी, 1400 ईसा पूर्व के अभिलेख बोगास कोई एशिया माइनर से वैदिक देवता मित्र, वरुण, इंद्र और नासत्य के नाम मिलते हैं। मध्य भारत में भागवत धर्म विकसित होने का प्रमाण यवन राजदूत हेलियोडोरस के बेसनगर गरुड़ स्तंभ लेख से प्राप्त होता है। प्राचीनतम सिक्कों को आहत सिक्के कहा जाता था। इसी को साहित्य में कारशासन भी कहा गया है। सर्वप्रथम सिक्कों पर लेख लिखने का कार्य यवन शासकों ने किया। सबसे पहले यवन शासकों ने सिक्कों पर लेख लिखने का कार्य किया। समुद्रगुप्त की बीड़ा बजाती हुई मुद्रा वाले सिक्कों से उसके संगीत प्रेमी होने का प्रमाण मिलता है। क्यों मतलब जानकारी हमें कहाँ से मिलती है उसकी, और मतलब जो उसके सिक्के थे उस पर बीड़ा बजाते उसे दिखाया गया, इसलिए हम कह सकते हैं कि वो संगीत प्रेमी था। और एक मेंढू से रोमन सिक्के प्राप्त हुए हैं। अब प्रागैतिहासिक काल है। जिस काल में मनुष्य ने घटनाओं को कोई लिखित विवरण उद्धृत नहीं किया उसे
प्रागैतिहासिक काल कहते हैं। मानव विकास के उस काल को इतिहास कहा जाता है जिसका विवरण लिखित रूप में उपलब्ध है और हम पढ़ भी सकते हैं, उसे इतिहास कहा जाता है। आध्यात्मिक काल उस काल को कहते हैं जिस काल में लेखन कला के प्रचलन के बाद उपलब्ध लेख पढ़े नहीं जा सके। अब जैसे सिंधु सभ्यता है, उसके लेख लिखे तो गए लेकिन उसको अभी तक पढ़ा नहीं जा सका है। आज अज्ञानी मानव होमो सेपियंस का प्रवेश इस धरती पर आज से लगभग 30 या 40 हजार वर्ष पूर्व हुआ। पूर्व पाषाण युग के मानव की जीविका का मुख्य आधार था शिकार। आग का आविष्कार पुरापाषाण एवं पहिए का आविष्कार नवपाषाण काल में हुआ। मनुष्य में स्थायी निवास की प्रवृत्ति नवपाषाण काल में हुई है। मनुष्य ने सर्वप्रथम तांबा धातु का प्रयोग किया। मानव द्वारा बनाया जाने वाला प्रथम औजार था कुल्हाड़ी। कृषि का आविष्कार नवपाषाण काल में हुआ। भारत का सबसे प्राचीनतम नगर मोहनजोदड़ो है, जिसका अर्थ है मृतकों का टीला। अब सिंधु सभ्यता पढ़ेंगे यहाँ पे हम। रेडियोकार्बन C14 जैसी नवीन विश्लेषण पद्धतियों के द्वारा सिंधु सभ्यता की सर्वमान्य तिथि 2350 ईस्वी से 2350 ईस्वी को मानी गई है। सिंधु सभ्यता की खोज राय बहादुर दयाराम साहनी ने की है। सिंधु सभ्यता को प्रागैतिहासिक अथवा कांस्य युग में रखा जा सकता है, क्योंकि उस समय कांसा का ही ज्यादा यूज करते थे लोग। लोहे की उस समय खोज नहीं हुई थी। इस सभ्यता के मुख्य निवासी द्रविड़ एवं भूमध्य सागरीय थे। सिंधु सभ्यता के सर्वाधिक पश्चिम प्रस्थल की बात करें तो वो सुकांगडोर बलूचिस्तान है। पूर्वी प्रस्थल आलमगीरपुर जिला मेरठ उत्तर प्रदेश है। उत्तरी पूर्व स्थल मादा जिला अखनूर जम्मू कश्मीर तथा दक्षिण पूर्व स्थल दाइमाबाद जिला अहमदनगर महाराष्ट्र है। मतलब ये यहाँ तक विस्तार था इसका। सिंधु सभ्यता या सैंधव सभ्यता नगरीय सभ्यता थी। सैंधव सभ्यता से प्राप्त परिपक्व अवस्था वाले स्थलों में केवल 6 को ही बड़े नगर की संज्ञा दी गई है। नंबर 1 मोहनजोदड़ो, हड़प्पा, गढ़वारीबाल, धोलावीरा, राखीगढ़ी और कालीबंगन। स्वतंत्र प्राप्ति के पश्चात हड़प्पा संस्कृति के सर्वाधिक स्थल गुजरात में खोजे गए हैं। लोथल ये शहर सिंधु सभ्यता का बंदरगाह था। मतलब यहाँ से सामान आता था और ले जाया जाता था विदेश से। जुटे हुए खेत और नक्काशीदार ईंटों के प्रयोग का साक्ष्य कालीबंगन से प्राप्त हुआ है। मोहनजोदड़ो से प्राप्त अन्नागर संभवतः सैंधव सभ्यता की सबसे बड़ी इमारत है। मोहनजोदड़ो से प्राप्त बृहत स्नानागार एक प्रमुख स्मारक है, जिसके मध्य स्थित स्नान कुंड की ये लंबाई चौड़ाई है 11.88 मीटर लंबा है, 7.01 मीटर चौड़ा है, 2.43 मीटर गहरा है। लंबाई चौड़ाई नहीं पूछी जाएगी, लेकिन ये है कि ये याद रखना है कि बृहत स्नानागार कहाँ था, मोहनजोदड़ो में था। सिंधु सभ्यता की लिपि भाव चित्रात्मक है। ये लिपि दाईं से बाईं ओर लिखी जाती है। जब अभिलेख एक से अधिक पंक्तियों का होता था तो पहली पंक्ति दाईं से, जैसे मान लो दाईं से बाईं, और दूसरी पंक्ति बाईं से दाईं, इस तरीके से ऐसे लिखा। फिर उन्होंने इस तरीके से बाईं से दाईं और फिर दाईं से बाईं। सिंधु सभ्यता के लोगों ने नगरों तथा घरों के विन्यास के लिए ग्रिड पद्धति अपनाई। ग्रिड पद्धति का मतलब यह था कि घर के दरवाजे और खिड़कियां सड़क की ओर ना खुलकर पिछवाड़े की ओर खुलती थी, लेकिन सभी जगह ऐसा नहीं था। केवल लोथल नगर के घरों के दरवाजे, लोथल नगर ऐसा था जहाँ पर मुख्य सड़क की ओर दरवाजे खुलते थे। सिंधु सभ्यता में मुख्य फसल थी गेहूं और जौ। सिंधवासी मिठास के लिए शहद का प्रयोग करते थे। रंगपुर एवं लोथल से चावल के दाने मिले हैं, जिनसे धान की खेती होने का प्रमाण मिलता है। सुरकोतला, कालीबंगन एवं लोथल से सैंधवकालीन घोड़े के अस्थिपंजर मिले हैं। तौल की इकाई संभवतः 16 के अनुपात में थी। सैंधव सभ्यता के लोग यातायात के लिए 2 पहिए एवं 4 पहिए वाली बैलगाड़ी या भैंसा गाड़ी का उपयोग करते थे। मेसोपोटामिया के अभिलेख में वर्णित मैलुआ शब्द का अभिप्राय सिंधु सभ्यता से ही है। संभवतः हड़प्पा संस्कृति का शासन वर्ण के हाथों में था। पिग्गट ने हड़प्पा एवं मोहनजोदड़ो को एक विशेष साम्राज्य की जुड़वा राजधानी कहा है। सिंधु सभ्यता के लोग धरती की उर्वरता की देवी मानकर उसकी पूजा किया करते थे। वृक्ष पूजा एवं शिव पूजा के प्रचलन के साक्ष्य भी सिंधु सभ्यता से मिलते हैं। पशुओं में कुबड़ वाला सांड इस सभ्यता के लोगों के लिए विशेष पूजनीय था। स्त्रियां मृग मूर्तियां अधिक मिलने से ऐसा अनुमान लगाया जाता है कि सैंधव समाज मात्र सत्तात्मक था। तो जब स्त्री की मूर्ति ज्यादा मिलेंगी तो ऐसा माना जाएगा कि मात्र सत्तात्मक था। सैंधव सभ्यता सूती एवं ऊनी वस्त्रों का प्रयोग करते थे। मनोरंजन के लिए सैंधववासी मछली पकड़ना, शिकार करना, पशु पक्षियों को आपस में लड़ाना, चौपड़ और पास खेलना आदि साधनों का प्रयोग करते थे। कालीबंगा एकमात्र हड़प्पा कालीन स्थल था जिसका निचला शहर सामान्य लोगों के रहने हेतु किले से घिरा हुआ था। पर्दा प्रथा में वैश्य प्रति सैंधव सभ्यता में प्रचलित पर्दा प्रथा भी था, वैश्य प्रति भी थी। शवों को जलाने और गाड़ने यानी दोनों प्रथाएं प्रचलित थी।
सिंधु सभ्यता के विनाश का संभवतः सबसे प्रभावी का कारण माना जाए तो बाढ़ था। बाढ़ आई तो ये सब कुछ तहस नहस हो गया। आग में पकी हुई मिट्टी को टेराकोटा कहा जाता है। अब इस टेबल को पढ़ेंगे, पढ़ने के बाद ये बस यही समाप्त करेंगे इस सीरीज को। इसके बाद आगे करेंगे हड़प्पा। प्रमुख स्थल नदी उत्खननकर्ता वर्ष और स्थिति। हड़प्पा जो है वो रावी नदी पर बसा हुआ था। उत्खननकर्ता दयाराम साहनी एवं मधो स्वरूप बस 1981 में इसकी मतलब खोज की थी इन्होंने। और पाकिस्तान का मोंटोगरी जिला भविष्य में है। मोहनजो जो सिंधु नदी के किनारे है। खालदास बनर्जी ने इसकी खोज की थी 1922 में। पाकिस्तान के सिंध प्रांत का लड़काना जिला है। चमुद्रो सिंधु नदी के किनारे है। गोपाल दास मजूमदार याद रखना है, 1931 में खोज की थी इसकी। सिंध प्रांत पाकिस्तान में है। कालीबंगा घग्गर नदी के किनारे है। बीवी लाल एवं एवी के थापर 1953 में राजस्थान का गंगा नदी। कोट रिजी सिंधु नदी के किनारे है। फजल अहमद ने इसकी खोज की थी 1953 में और सिंध प्रांत का खैरपुर स्थान है। रंगपुर मादर नदी के किनारे है। रंगनाथ राव इसके उत्खनन करता है 1953 से 54 के बीच, मतलब इसकी खोज की गई थी। गुजरात का कठियावाड़ जिला है। रोपड़ सतलज नदी के किनारे है। यज्ञदत्त शर्मा ने इसकी खोज की थी और ये जो है 1953 से 56 के बीच में हुई थी। पंजाब का रोपड़ जिला है। लोथर भोगमा नदी किनारे है। बहुत इंपॉर्टेंट है ये। रंगनाथ राव ने इसकी खोज की थी 1957 से 58 में। गुजरात का अहमद जिला है। आलमगीरपुर हिंडन नदी के किनारे है। यज्ञदत्त शर्मा ने इसकी भी खोज की थी और रोपड़ की भी खोज की थी, ये ध्यान रखना है। 1958 में की गई थी। उत्तर प्रदेश का मेरठ जिला है इसमें। बनामली रंगोई रविंद्र सिंह बिष्ट 1974 में हरियाणा का हिसार जिला। तो आज यही समाप्त करते हैं। अगर सीरीज अच्छी लगी हो तो चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें। अगली सीरीज हम पढ़ेंगे वैदिक सभ्यता।